हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका साथी अजीत आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बलजीत सर पर। तो चलिए मेरे दोस्त, मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक मैराथन क्लास लेकर के। और आज की इस मैराथन दौड़ में मेरे बच्चे मैं बात करने वाला हूं कंडीशनल सेंटेंस पे। कंडीशनल सेंटेंस मेरे बच्चे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो, लेकिन यहाँ से मुझे एक दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाते हैं। तो जहाँ से एग्जाम में पेपर आना बिल्कुल, क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है, उन बातों को बिल्कुल मुझे नहीं छोड़ना है। तो चलिए आज की इस मैराथन दौड़ पे जो बात करने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंस पे। तो इससे पहले जितने भी मेरे शेयर लाइव सेशन पर जुड़े हैं, इस क्लास में जुड़े हैं, वे सभी एक बार जोरदार लाइक करें और अपने साथियों में शेयर करें, ताकि इस मैराथन दौड़ का आगाज ज्यादा से ज्यादा साथियों तक किया जा सके। और बिल्कुल आज इस क्लास में हम लोग कंडीशनल सेंटेंस को बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल जड़ से शुरू करेंगे और इसके एकदम अप लेवल तक हम लोग बात करते चले जाएंगे। तो चलिए, सभी लोगों का वेलकम है कंडीशनल सेंटेंस की इस मैराथन क्लास में। इसमें बेटा कुछ ऐसा बात नहीं होगी जो आपको ना बताई जाए। आप क्लास में आए हो तो बेशक आपको कंडीशनल सेंटेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन जब आप क्लास छोड़ के जाओगे तो कंडीशनल सेंटेंस से जुड़ी हुई कोई ऐसी बात नहीं होगी कि जिसको आप पेपर में नस्ते नाबूद ना कर सको। तो चलिए, कंडीशनल सेंटेंस क्या है, तो सबसे पहले गुरुजी बेसिक बात करेंगे इसकी। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग भाई, जय हिंद सभी को जय हिंद। चलिए, अब सभी लोग कमेंट्स वगैरह छोड़ के सबका ध्यान केवल और केवल आपका क्लास में होना चाहिए। अब कोई कमेंट नहीं, कुछ नहीं। जब मैं आपसे पूछूं तब आपको, जब मैं कमेंट करने की इजाजत दूं तब आपको कमेंट करना, अन्यथा आपको इधर ध्यान देना है। तो चलिए, कंडीशनल सेंटेंस अग्निवीर एग्जाम लगा है, इसके लिए भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि ये जो अग्निपथ बैच चल रहा है, इसका टारगेट 75 दिन रखा गया है। और इस अग्निवीर जो एग्जाम 2023 है, 18 जनवरी से शुरू हो रहा है। 18 जनवरी के पहले पहले पूरी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को हम लोग आपकी चरणों में रख देंगे। चलिए, एक कंडीशनल सेंटेंस क्या है मेरे बच्चे, तो सुनिए। कंडीशनल, एक आपने सुना होगा कंडीशन। क्या सुना होगा? कंडीशन, CONDITION। एक आपने सुना होगा गुरुजी कंडीशन वर्ड। कंडीशन का मतलब गुरुजी क्या होता है, तो स्थिति होता है, या तो क्या होता है, हालात होता है। बात समझ में आ रही है? यानी कंडीशन वर्ड से बना है कंडीशनल। यानी ये जो कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड ऐसे आते हैं, कंडीशनल सेंटेंस क्या है, जैसे नॉर्मली हम लोग कोई ना कोई सेंटेंस पढ़ते हैं, जैसे कह दिया जाए राम रीच टू द स्कूल। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, राम रीच टू द स्कूल। एक सेंटेंस आपके सामने लिख दिया जाए, सी गोज टू द टेम्पल। बात को समझिएगा, आपके सामने एक सेंटेंस ये लिखा, दूसरा सेंटेंस ये लिखा, ये दोनों आपके नॉर्मल सेंटेंस लिखे गए हैं। लेकिन अगर इन्हीं को हमें कंडीशनल में चेंज करना हो, कंडीशनल इनका बनाना हो, तो मेरे बच्चे याद रखिएगा, कंडीशनल कुछ नहीं है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे गिने चुने वर्ड होते हैं, जिनको अगर किसी भी सेंटेंस में लगा दिया जाता है, या वो वर्ड किसी भी सेंटेंस में मिलेंगे, तो आप समझ जाओ कि वो सेंटेंस क्या होते हैं, कंडीशनल होते हैं। क्या होते हैं? कंडीशनल होते हैं। तो ये हमारा एक नॉर्मल सेंटेंस लिखा है, लेकिन इसी सेंटेंस को कंडीशनल कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए कुछ गिने चुने वर्ड हैं। अगर उनमें से कोई भी वर्ड अगर इन सेंटेंस में मिल जाता तो सेंटेंस कंडीशनल हो जाता। और ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जिनके जुड़ने से सेंटेंस कंडीशनल बन जाता है? तो एक आपने सुना होगा इफ, एक आपने सुना होगा एज सून, एज। एक आपने सुना होगा प्रोवाइडेड। ठीक है, बात समझ रहे हैं? इस तरह के कुछ वर्ड्स आपने सुना। एक आपने सुना होगा व्हेन। क्या सुना होगा? व्हेन। एक आपने सुना होगा गुरुजी अनटिल। एक आपने सुना होगा क्या? अनलेस। ये आपके सामने मैंने लिख दिया। यानी किसी भी सेंटेंस में अगर आपको इफ मिल जाए, एज सून एज मिल जाए, प्रोवाइडेड मिल जाए, व्हेन मिल जाए, अनटिल या अनलेस,
इस तरह का कोई भी सेंटेंस मिल जाए तो गुरुजी आपको ये समझ लेना है कि सेंटेंस कंडीशनल है। ये सेंटेंस आपका लिखा है नॉर्मली, क्या लिखा है, सी गोज टू द टेम्पल, ये सेंटेंस हमारा नॉर्मल लिखा है, इसमें कोई कंडीशन कोई शर्त नहीं है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस में लिख दिया जाए ऐसे, इफ सी गोज टू द टेम्पल, यानी सी गोज टू द टेम्पल, वह मंदिर जाती है। लेकिन अगर कह दिया जाए इफ सी गोज टू द टेम्पल, यदि वह मंदिर जाती है, तो मेरे बच्चे अब इसके पहले इफ लग गया, तो जिस सेंटेंस में इफ या एज सून एज या प्रोवाइडेड या व्हेन या अनटिल या अनलेस मिले तो समझ जाओ सेंटेंस कैसा है, तो गुरुजी कंडीशनल है। कैसा है? कंडीशनल है। तो सबसे पहले ये बात अगर समझ में आ गई तो अब आपको गुरुजी ध्यान देना है कंडीशनल सेंटेंस की। मैं एक उस डिफिनेशन पे बात करूंगा कि जो आपको बिल्कुल आपके दिमाग तक अंदर तक चली जाएगी। सभी लोगों को गुरुजी छापना है, बिल्कुल सभी बच्चे लगातार सेशन के साथ बने रहें। वेरी गुड। चलिए आपको इसकी डिफिनेशन देखना है। इसकी गुरुजी डिफिनेशन क्या होगी जरा ध्यान दीजिए। लिखिए, जैसे जब एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर डिपेंड करे, एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर करे या क्या करे, डिपेंड करे, तो वाक्य या सेंटेंस, आप कुछ भी बोलो, तो वाक्य या सेंटेंस कंडीशनल होता है। वाक्य या जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है? कंडीशनल। तो कहने का मतलब गुरुजी, जब एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर करे तो वाक्य कैसा होता है गुरुजी? कंडीशनल होता है। जब एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर करे तो वाक्य कैसा गुरुजी? कंडीशनल। तो इसका मतलब यह है कि गुरुजी जो कंडीशनल सेंटेंस होता है, तो कंडीशनल सेंटेंस हमेशा दो पार्ट में, कितने पार्ट में? यानी कंडीशनल सेंटेंस जब भी कंडीशनल वर्ड का यूज किया जाएगा तो सेंटेंस आपके दो होने चाहिए। एक सेंटेंस वो जिसमें कंडीशनल वर्ड लगेगा, एक सेंटेंस वो आएगा जो विदाउट कंडीशनल वर्ड के होगा। जरा एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिखूंगा। एग्जाम्पल है जैसे यू विल सक्सीड, प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। ये सेंटेंस आपके सामने लिखा है। सभी लोग इस सेंटेंस को बहुत ही ध्यान से समझें। यू विल सक्सीड यानी तुम सफल होगे। प्रोवाइडेड का मतलब होता है बेटा बशर्ते, क्या? बशर्ते, यानी तुम सफल होगे, तुम सफल हो जाओगे। बशर्ते यानी यहां से क्या आ गई? कुछ ना कुछ इस वाक्य की कंडीशन को अब ये बदलेगा, यानी बशर्ते यू वर्क हार्ड, यानी जब एक कार्य का होना गुरुजी दूसरे कार्य पर डिपेंड करे या निर्भर करे तो वाक्य कंडीशनल होता है। यानी कहने का मतलब गुरुजी, यदि यू विल सक्सीड, तुम सफल होगे। प्रोवाइडेड बशर्ते यू वर्क हार्ड, तुम कठिन मेहनत करो। अब जरा बताओ मुझे कि ये सफल होना किस पे डिपेंड करता है? तो आप कहोगे गुरुजी सफल होना डिपेंड करता है वर्क हार्ड पर, यानी सफल होने की कंडीशन ये है कि जब आप कठिन काम करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तभी आप सफल होगे। तो गुरुजी ये जो प्रोवाइड वर्ड के नीचे अगर अंडरलाइन करके पूछा जाए कि ये कौन सा वर्ड है, तो गुरुजी ये कंडीशनल वर्ड है। इफ कौन सा वर्ड है, तो गुरुजी कंडीशनल वर्ड है। अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, व्हेन हो गया, एज सून एज हो गया। गुरुजी ये सब के सब कैसे वर्ड है? तो गुरुजी ये सब के सब कंडीशनल वर्ड हैं। कंडीशनल वर्ड उस वर्ड को कहते हैं जो किसी भी काम की कंडीशन को बताए। क्या? कंडीशन को बताए। उम्मीद करते हैं कि ये बात
आप लोगों के एकदम समझ में आ गई होगी कि एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर करे तो वाक्य कैसा होता है गुरुजी, कंडीशनल होता है। कंडीशनल जो सेंटेंस होता है उसके कितने पार्ट होते हैं तो आपको ध्यान देना है गुरुजी कि जो आपका कंडीशनल सेंटेंस होता है, क्या जो आपका गुरुजी कंडीशनल सेंटेंस होता है, क्या कंडीशनल सेंटेंस जो आपका गुरुजी कंडीशनल सेंटेंस होता है, कंडीशनल सेंटेंस दो पार्ट में होता है। जिस तरह से डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दो पार्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, उसी तरह से गुरुजी कंडीशनल सेंटेंस भी अपने दो पार्ट में होता है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक गुरुजी होती है इफ क्लॉज, एक को क्या कहा जाता है गुरुजी, एक को कहा जाता है इफ क्लॉज और एक को गुरुजी क्या कहा जाता है, मेन क्लॉज। कौन सी क्लॉज कहा जाता है? यानी एक को कहा जाता है इफ क्लॉज गुरुजी, दूसरी को क्या कहा जाता है, मेन क्लॉज। कहने का मतलब इफ क्लॉज और मेन क्लॉज का मतलब, बेटा क्लॉज क्या होता है तो याद रखिएगा, क्लॉज का मतलब होता है भाग, या आप कह सकते हो हिस्सा, या तो आप कह सकते हो अंग्रेजी में क्या, पार्ट। यानी कहने का मतलब जब भी कंडीशनल सेंटेंस होगा तो सेंटेंस दो हिस्से में, दो भागों में, दो क्लॉजेस में आएगा। और क्लॉज का मतलब भाग, यानी सेंटेंस कितने, दो हिस्से में या दो भाग में आएगा। तो जिस सेंटेंस में आपको इफ लिखा मिलेगा तो याद रखना उसको आप इफ क्लॉज बोलोगे, लेकिन जो सेंटेंस कॉमा के बाद बिना इफ के हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे गुरुजी, तो उसी को हम लोग बोलेंगे मेन क्लॉज। यानी जिसमें आपको इफ दिख जाए जिस वाले सेंटेंस में, उसको इफ क्लॉज बोलोगे, और जो सेंटेंस विदाउट इफ क्या है उसको क्या बोलोगे गुरुजी, तो मेन क्लॉज बोलोगे। क्या बोलोगे? मेन क्लॉज बोलोगे। अच्छा ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस के कितने भाग होते हैं तो कंडीशनल सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक इफ क्लॉज, एक कौन सी क्लॉज, मेन क्लॉज। लेकिन गुरुजी दूसरी कंडीशन ये आती है कि कंडीशनल सेंटेंस के टोटल टाइप कितने होते हैं, टोटल टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, टोटल टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, टोटल टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। तो याद रखिएगा थ्री टाइप्स। कितने टाइप्स? थ्री टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं गुरुजी? थ्री टाइप्स होते हैं। एक होता है इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस, इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस। एक होता है गुरुजी इफ क्लॉज इन पास्ट टेंस, इफ क्लॉज इन पास्ट टेंस। और गुरुजी एक आपको देखना है इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट टेंस, इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। ये आप देख पा रहे होंगे। यानी आपका जो टोटल टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस के टोटल गुरुजी प्रकार कितने होते हैं तो याद रखिएगा तीन प्रकार। कितने प्रकार? तीन। यानी ये जो आपका इफ होता है, इसी इफ का पूरा खेला इसी गुरुजी इफ का है, पूरा का पूरा खेला इसी इफ का है। यानी या तो इफ वाला जिस सेंटेंस में इफ की दो तीन कंडीशन गिनी चुनी है, बाबू आपको इफ हर जगह नहीं मिलेगा। अगर इफ मिलेगा तो या तो वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का होना चाहिए, या तो वो सेंटेंस पास्ट टेंस का होना चाहिए, या तो वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या गुरुजी, आप कहोगे इसीलिए टेंस के तुरंत बाद इसको शुरू कर रहा हूं, आप कहोगे गुरुजी टेंस तो टोटल 12 होते हैं और गुरुजी टाइम तो टोटल 3 होते हैं। और जो इफ क्लॉज आएगा, यानी गुरुजी ये जो आपका इफ है, ये इफ या तो आपका प्रेजेंट में आएगा, या तो आपका पास्ट में आएगा, पास्ट में, और या तो एक और आता है पास्ट, या तो पास्ट का परफेक्ट।
पास्ट या पास्ट का परफेक्ट। तो आप कहोगे गुरुजी प्रेजेंट के अंतर्गत 4 सेंटेंस आते, वो 4 टेंस आते हैं। एक हो गया पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट, गुरुजी 2 ये हो गए, तो टोटल 4 2 6 हुए, टेंस 12 होते हैं। क्या बाकी के साथ इफ क्लॉज नहीं आएगी? तो गुरुजी याद रखिएगा, कभी भी इधर देखिए, ये जो आपके फ्यूचर वाले होते हैं, फ्यूचर में 4 होते हैं और एक आपका होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, एक और होता है क्या, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, एक होता है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कभी भी ये जो इफ क्लॉज है वो प्रेजेंट के चारों में आएगी तो गलत नहीं है। इफ क्लॉज अगर पास्ट टेंस बोले तो पास्ट इंडेफिनिट में आएगी तब गलत नहीं है। इफ क्लॉज अगर पास्ट परफेक्ट बोले तो हैड वाले में आएगी तब गलत नहीं है। अन्यथा अगर इफ क्लॉज फ्यूचर में आएगी तो गलत माना जाएगा। इफ क्लॉज अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा तो गलत माना जाएगा। इफ क्लॉज अगर बच्चे आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा तो गलत माना जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी कि कंडीशनल सेंटेंस के गुरुजी 2 भाग होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट या 2 भाग। एक होता है इफ क्लॉज, एक होता है मेन क्लॉज। सेंटेंस के जिस हिस्से में इफ का यूज किया जाएगा उसको इफ क्लॉज बोलेंगे और जो हिस्सा बिना इफ के लिखा होगा गुरुजी उसको मेन क्लॉज बोलेंगे। अच्छा, टोटल टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, यानी कंडीशनल सेंटेंस टोटल कितने प्रकार के होते हैं? तो गुरुजी 3 प्रकार के होते हैं। या तो और कंडीशनल वर्ड एक हमारा इफ है पे पूरी बात होनी है। अगर आपका सेंटेंस इफ अगर किसी सेंटेंस में है तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, या तो इफ आया है तो पास्ट टेंस में होना चाहिए, वो भी पास्ट इंडेफिनिट में, और या तो पास्ट के परफेक्ट में। बात समझ में आ गई? यानी गुरुजी जो आपने बता दिया इफ का यूज केवल टोटल 6 टेंस में किया जाएगा और गुरुजी जो बाकी के 6 टेंस बचे उनमें नहीं किया जाएगा। गुरुजी इफ क्लॉज कौने कौने टेंस में नहीं आएगी? तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं आएगी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं आएगी, और फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी इन सब में इफ क्लॉज नहीं आएगी। तो चलिए, अगर ये बात आप समझ गए हो तो आगे चला जाए। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या यहाँ तक की बातें आप लोगों के समझ में आई। ये बातें बच्चे बिल्कुल इतना इंपॉर्टेंट है कि इनको आपको भूलना नहीं है। अगर आप इन बातों को दिमाग में ना रख पाए तो मामला काफ़ी हद तक बिगड़ जाएगा, और ये बिल्कुल आपके लिए नई चीज़ हो सकती है और बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। चलिए आगे चलिए, मैं बात करूँगा कि ये जो मैंने इफ क्लॉज को 3 प्रकार में लिखा, इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस, इफ क्लॉज इन पास्ट टेंस, इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहली हेडिंग आप डालिए इफ क्लॉज, आप डाल दीजिए सबसे पहली हेडिंग इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस। इफ क्लॉज इन कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। कैसा टेंस? प्रेजेंट टेंस। गुरुजी सबसे पहली बात तो इफ क्लॉज को याद रखिएगा। इफ क्लॉज चाहे तो आए प्रेजेंट में, कहां? प्रेजेंट, चाहे आए पास्ट के इंडेफिनिट में, और गुरुजी चाहे आए पास्ट के परफेक्ट में। इफ क्लॉज चाहे तो प्रेजेंट में आए, चाहे पास्ट इंडेफिनिट, चाहे पास्ट परफेक्ट। याद रखिएगा इफ वाले क्लॉज में कभी भी किसी निगेटिव वर्ड का यूज नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट के अंतर्गत आपके कितने गुरुजी? 4 टेंस आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो याद रखिएगा इफ क्लॉज जब भी आएगी तो सेंटेंस निगेटिव में गलत माना जाएगा। इफ क्लॉज जब भी आएगी तो सेंटेंस पूरी तरह से आपका होना चाहिए अफर्मेटिव। चलिए, यहां तक की बात समझ में आ गई। यानी इफ क्लॉज जब भी आएगा तो सेंटेंस निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर किसी सेंटेंस में इफ आ गया तो नॉट लगाओगे तो गलत है। हाँ गुरुजी, फिर उस कंडीशन में
अगर इफ और नॉट दोनों आ गए तो हटाएंगे किसको, हमेशा नॉट हटाया जाएगा, कभी भी इफ नहीं हटेगा। चलिए गुरुजी इफ कितने टाइप टेंस में हो सकता है, तो टोटल 6, चारों प्रेजेंट में, पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट परफेक्ट में। चलिए आगे चलिए गुरुजी, सभी लोग हेडिंग डाल लिए हैं ये वाली। आप सभी लोग जरा इसमें लिखिए, इसका आप लोग एक फार्मूला लिखिए, इसका फार्मूला लिखिए, कुछ इसमें नहीं करना है। एक लिखिए इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट बोले तो गुरुजी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, उसके बाद क्या होगा, तो गुरुजी कॉमा लगा दो, सिंपल फ्यूचर। बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छे से बातों को समझते चलना है। अब गुरुजी इफ क्लास जो इफ वाला आएगा, यानी इफ के साथ 6 टेंस आ सकते हैं, तो गुरुजी याद रखिएगा, जब इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, यानी सिंपल प्रेजेंट बोले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है और उस सेंटेंस में इफ लगा है, तो याद रखिएगा आगे जो एक और सेंटेंस आएगा वो सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में होना चाहिए। सिंपल फ्यूचर बोले तो फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, सिंपल प्रेजेंट बोले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। एग्जाम्पल जरा देखिए आपको क्या करना है। एग्जाम्पल सभी बच्चे लिखे जरा, इफ आई विल कम टू दिल्ली, इफ आई विल कम टू दिल्ली, इफ आई विल कम टू दिल्ली, कॉमा आई विल मीट यू। जल्दी से इसको बताइए ये सही है कि गलत है। सॉरी यहां आई नहीं, इफ आई विल कम टू दिल्ली, यदि मैं दिल्ली आऊंगा, आई विल मीट यू, मैं आपसे मिलूंगा या मैं तुमसे मिलूंगा। जल्दी से बताइए सेंटेंस में क्या कर दिया जाए। इस वाले स्ट्रक्चर को देख के इसको पूरी तरह से सही करना है। अगर गुरुजी कभी भी इफ वाले क्लाज के अगला वाला, ये आपका सेंटेंस कॉमा के इधर पूरा इफ क्लाज में है, अगर कभी भी सेंटेंस में इफ क्लाज देखो तो पहली बात इफ क्लाज तो कभी फ्यूचर में आएगी ही नहीं, ये आपका सेंटेंस हो गया गलत। यानी गुरुजी कभी भी इफ क्लाज तो फ्यूचर में आएगी नहीं, आपने इफ क्लाज में फ्यूचर लिख दिया, पहली बात तो गलत यही हो गया। लेकिन गुरुजी अब इफ क्लाज फ्यूचर में तो नहीं आएगी, लेकिन बाकी के 6 में आ सकती है। अब इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कर दिया जाए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कि प्रेजेंट परफेक्ट कर दिया जाए, कि गुरुजी इसको पास्ट इंडेफिनिट कर दिया जाए, कि पास्ट परफेक्ट कर दिया जाए, इसको क्या किया जाए। तो याद रखिएगा अब इसको सही करने के लिए, यानी इफ के साथ विल आया ये तो गलत है, लेकिन अब आप इसको एकदम से सही करने के लिए, समझने के लिए पहुंचो इसके पास। जब भी इफ वाला सेंटेंस दिया गया हो और इफ क्लाज के तुरंत बाद जो मेन क्लाज है अगर वो फ्यूचर के इंडेफिनिट में है, तो समझ जाओ इफ क्लाज को केवल और केवल सिंपल प्रेजेंट में रखा जा सकता है। यानी सही करने के लिए इफ आई, अब विल तो लगाओगे नहीं क्योंकि इफ क्लाज में कभी विल लगेगा ही नहीं, तो इफ क्लाज प्रेजेंट में बन जाएगा, तो आई कम टू दिल्ली, यदि मैं दिल्ली आता हूं, यदि मैं दिल्ली आता हूं, कॉमा लगाओ, अब हो जाएगा आई विल मीट यू। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे छाप के बताइए कि क्या ये सेंटेंस आपके समझ में आया। जल्दी से मुझे सभी शेरों से जवाब चाहिए कि क्या इसमें कोई दिक्कत। जल्दी से सभी लोग, अगर कभी भी आपका इफ क्लाज वाले पूरे सेंटेंस को देखो आगे, अगर इफ क्लाज का सेंटेंस फ्यूचर में है तब तो गलत है, लेकिन इसको कोने में करोगे फ्यूचर से हटा के, तो इसको देखो, अगर इफ मेन क्लाज आपकी सिंपल फ्यूचर में है तो इफ क्लाज को बिना सोचे समझे सिंपल प्रेजेंट में आपको कर देना है। चलिए आगे चलिए, आगे की बात मैं करूंगा। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए और दे दूं या हो गया। अब चलिए एक रूल, आप पूरी बातों को नोट करते चलिए। अब आपके लिए मैं एक रूल लेकर के आया हूं। चलिए एक रूल देखिए, फ्यूचर
फ्यूचर आप समझते हो, फ्यूचर बोले तो क्या होता है गुरु, भविष्य होता है। भविष्य बोले तो जो टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, ठीक है। अब फ्यूचर में भैया दो काम हो, कितने काम हो, फ्यूचर में दो काम हो, और दो काम हो तो एक के बाद एक हो। पहले आपका फर्स्ट काम हो, उसके बाद क्या हो, सेकंड काम हो। और ये जो पहला वाला काम हो रहा, ये काम जो है निर्भर किस पे करे, पहला वाला पहले काम का होना दूसरे कार्य पर क्या करे, निर्भर करे। तब हम लोग क्या करेंगे, तो जरा चलिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको हमें देखना। इसका पहले आपको रूल लिखना है। एक आप रूल लिखिए, क्या लिखेंगे, रूल। और रूल आपका क्या है, रूल लिखिए, लिखिए यदि दो कार्य भविष्य में, यदि दो कार्य भविष्य में, भविष्य बोलो तो फ्यूचर में, एक के बाद एक, यदि दो कार्य फ्यूचर यानी भविष्य में एक के बाद एक हो, एक के बाद एक हो, तथा पहले कार्य का होना, तथा पहले नहीं, तथा दूसरे कार्य का होना पहले कार्य के होने पर निर्भर या डिपेंड करे तो, निर्भर या डिपेंड करे तो पहला कार्य सिंपल प्रेजेंट, पहला कार्य सिंपल प्रेजेंट टेंस, पहला कार्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तथा दूसरा कार्य सिंपल फ्यूचर में, सिंपल फ्यूचर में रखा जाता है। गुरुजी रूल तो बहुत बड़ा हो गया, आपको एक एक बात बेटा समझते चलना है। जिस बात को मैंने आपको बता दिया पहले, ये वही आगे वही बात मैंने लिखवा दिया, ताकि पूरी तरह से ये बात आपके दिमाग में चली जाए, क्योंकि पेपर में यहाँ से बातें 100% आनी है। यानी यदि दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हो, तथा दूसरे कार्य का होना पहले कार्य के होने पर डिपेंड करे, यानी फ्यूचर में काम कितने गुरुजी, दो होंगे, और जो दूसरे नंबर पे जो दूसरकवा काम होगा वो निर्भर किस पे, डिपेंड किसके करे, पहले वाले कार्य के होने पर डिपेंड करे। तो उस कंडीशन में गुरुजी जो पहला कार्य होगा उसको सिंपल प्रेजेंट में रखोगे, और जो दूसरे नंबर का कार्य होगा उसको काहे में रखोगे, सिंपल फ्यूचर में रखोगे। कहाँ रखोगे, सिंपल फ्यूचर में। एग्जाम्पल लिखिए, जैसे कह दिया जाए शी विल कम टू मीट यू, शी विल कम टू मीट यू, शी विल कम टू मीट यू। आगे लिखिए एज सून एज यू विल, एज सून एज यू विल रीच दिल्ली। ये सेंटेंस आपको बताना है सही है कि गलत है। लिखा है शी विल कम टू मीट यू, यानी वह तुमसे मिलने आएगी। एज सून एज बोले तो ये कैसा वर्ड गुरुजी, यही तो हमारा कंडीशनल वर्ड है, यही तो सेंटेंस की कंडीशन को जाहिर करेगा। अब कैसी शर्त, कैसी कंडीशन लेके आया है, यानी शी विल कम टू मीट यू, वह तुमसे मिलने आएगी। एज सून एज यानी जैसे ही, यू विल रीच दिल्ली, तुम दिल्ली यानी दिल्ली पहुंचोगे। तो बताओ पहले गुरुजी ये मिलने आएगी कि पहले तुम दिल्ली पहुंचोगे। तो गुरुजी बिल्कुल सिंपल सी बात में लेके आ गया कि यार पहले तुम पहुंचोगे तब ये मिलने आएगी, बिना पहुंचे किससे मिलेगी यार, तुम नहीं पहुंचोगे तो ये किससे मिलेगी। तो पहले तुम पहुंचोगे कहां, दिल्ली, उसके बाद मिलेगा कौन, ये। तो यानी दूसरे कार्य का होना निर्भर किस पे कर रहा, पहले कार्य पर। यानी कहने का मतलब इसका मिलना डिपेंड किस पे कर रहा है,
तुम्हारे दिल्ली पहुंचने में। किस पर? तुम्हारे दिल्ली पहुंचने पर। तो इस कंडीशन में जो कार्य पहले होगा उसको रखेंगे सिंपल प्रेजेंट में, और जो कार्य बाद में होगा उसको रखेंगे सिंपल फ्यूचर में। तो बताओ इन दोनों में क्या कर दिया जाए। पहला ये वाला है यू विल रीच दिल्ली, कि पहला सी विल कम टू मीट यू। बताइए कौन सा पहला कौन सा बाद? पहला वाला काम जो है दोनों लिखे हैं फ्यूचर में, दोनों फ्यूचर में लिखे हैं, जिनमें एक आपका फ्यूचर में रहेगा, एक प्रेजेंट में करना है। तो इसमें कौन सा प्रेजेंट में जाएगा, कौन फ्यूचर में रहेगा? आप जल्दी से बदल के बताएं। अरे यार कुछ नहीं, बिल्कुल आसान सी बात है। ये सेंटेंस लिखा है गलत तुम्हारा। और यार पहला कार्य कौन सा है? पहले तुम दिल्ली पहुंचोगे, तो पहले तुम पहुंचोगे दिल्ली, उसके बाद वो मिलने आएगी। तो यू विल को हटा दो। क्या करो? यू विल को हटा दो, यानी यू रीच दिल्ली कर दो। पूरी तरह से सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम पहुंचोगे पहले, ये मिलने आएगी बाद में। और जब फ्यूचर में दो काम एक के बाद एक हो, लेकिन दूसरे काम का होना पहले काम पर डिपेंड करे, तो उस कंडीशन में पहला काम सिंपल प्रेजेंट और दूसरा काम सिंपल फ्यूचर। अब ये नहीं देखना कि ये पहला काम है तो इसको सेंटेंस में पहले रखो, ये बाद वाला है तो इसको बाद में करो। ना बच्चा ना, ये बिल्कुल नहीं। आपको बस ये देखना है जो काम पहले हो रहा है उसको प्रेजेंट में करो, जो बाद में होगा उसको फ्यूचर में। तो यार आप समझ जाओ कि पहले तुम कहीं पहुंचोगे तब तुमसे कोई मिलने आएगा, ऐसा कोई मिलने नहीं आएगा। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये बात आप लोगों के समझ में पूरी तरह से आई होगी। अब चलिए बच्चा मैं बात करूंगा आगे, और आगे की बातें जैसे जैसे हम लोग करते चलेंगे वो बातें काफी कर्री होती जाएंगी, लेकिन कर्री वो दुनिया के लिए हो सकती हैं, आपके लिए बिल्कुल आसान रहेंगी। आगे चलिए, अगला सेंटेंस सभी लोग को करके बताना है, तुरंत प्रैक्टिस भी करते चलो। इफ द गवर्नमेंट will state will become state comma corruption will surely finish। चलिए इसको बताइए, ये सेंटेंस आपका सही है कि गलत है? इफ द गवर्नमेंट विल बिकम स्ट्रिक्ट, करप्शन भ्रष्टाचार, विल श्योरली का मतलब क्या? पूरी तरह से या पक्का, फिनिश यानी अगर सरकार स्टिक हो जाती है, सरकार अपने मिजाज को थोड़ा टाइट कर ले या सरकार थोड़ा कड़ाई करे, तो क्या हो सकता है? करप्शन क्या हो जाएगा? वास्तव में या पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा, या निश्चित रूप से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आप बताओ, पहले फ्यूचर में दो काम, एक तो अगर सरकार हो जाए क्या? स्टिक, तो भ्रष्टाचार क्या हो जाएगा? खत्म। तो जरा बताओ फ्यूचर में पहली बात तो दोनों काम। अब इसमें कौन काम पहला कौन काम बाद में? जो काम पहले होगा उसको रखो सिंपल प्रेजेंट, जो काम बाद में उसको रखो सिंपल फ्यूचर। अब आप कहोगे गुरुजी पहले तो सरकार को थोड़ा सा टाइट होना पड़ेगा, उसके बाद करप्शन हटेगा, यानी करप्शन बाद में खत्म होगा, पहले सरकार अपना मामला संभाले। तो जब पहला काम ये है तो यानी ये विल नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? विल नहीं रहेगा। यानी इफ द गवर्नमेंट क्या बिकम्स। और वैसे भी मैंने शुरू में बता दिया कि जिस सेंटेंस में आपको इफ लिखा मिल जाएगा उस सेंटेंस में कभी भी बाबू क्या नहीं लगेगा? विल शैल लगा होगा तो गलत होगा, और उसके अगली क्लास अगर फ्यूचर में होगी तो इसको भी काहे में कर देना है? सिंपल प्रेजेंट में। तो सिंपल प्रेजेंट करने के लिए विल हटाओ, बिकम को क्या कर दो? बिकम्स कर दो। बात समझ में आ गई?
सभी को समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से मुझे बताइए भाई, क्या समझ में बात आई कि नहीं आई? अगली बात, चलिए सभी लोग अगली बात पे ध्यान देंगे। अगला सेंटेंस आपके सामने है, आई विल। इसको करके दिखाइए, आई विल हेल्प हिम। आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड, आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड he will mend his ways। चलिए बताइए इस सेंटेंस में क्या कर दिया जाए? सभी लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे। जल्दी सभी बच्चे कमेंट करें, जल्दी से। एक तो सेंटेंस आपका बच्चा ये हो गया, दूसरा सेंटेंस आपका ये हो गया। ये आपका कंडीशनल वर्ड है, और कंडीशनल वर्ड है तो आपको याद रखना है। अब अगर ये हमारा क्या है, इसमें दो काम, एक काम ये, दूसरा काम ये। पहला काम कौन सा? तो जो काम पहले होगा उसको रखोगे प्रेजेंट कोने में, इंडेफिनिट में, और जो काम बाद में उसको रखोगे कहाँ? सिंपल फ्यूचर में। तो दोनों को इसको बदल के दिखाइए। इसमें मैं कुछ नहीं करूंगा, ये मैंने आपके लिए लिख दिया है। जल्दी से सभी लोग इसको बदल के दिखाएंगे, जल्दी से इसको चेंज करेंगे सभी लोग। तो कुछ नहीं गुरुजी, ये काम एकदम सिंपल सी बात है कि ये बाद में होगा। और गुरुजी जो काम बाद में होगा उसको काहे में रखा जाएगा? तो जो काम बाद में होगा उसको रखेंगे सिंपल काहे में? जल्दी बताओ, अभी बताया था। पहला कार्य सिंपल प्रेजेंट, दूसरा कार्य सिंपल फ्यूचर में। वेरी गुड। तो आपको कुछ नहीं करना है, यानी ये जो विल लगा है, विल को हटा के अब इसको जब सिंपल प्रेजेंट बनाओगे तो मेंड में क्या करो? एस जोड़ दो। समझ में आई बात? आगे चलो। अब आगे चलेंगे भाई, अगले रूल पे हम लोग बात करने वाले हैं। एक सबसे गंभीर मामला आ गया, कंडीशनल वर्ड। मैंने अभी आपको बताया क्या? अनटिल। क्या बताया? अनटिल और अनलेस बताया। हमने आपको एक अभी कंडीशनल वर्ड अनटिल और अनलेस दोनों बताया था। तो याद रखिएगा कि जिस सेंटेंस में अनटिल या अनलेस आ जाएगा उस सेंटेंस में कभी भी ना तो नॉट का यूज होगा और ना तो उस सेंटेंस में कभी भी विल शैल का यूज होगा। किसका? विल शैल का भी यूज नहीं होगा। यानी जिस सेंटेंस में आपको अनटिल या अनलेस लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाओ कि अब उस सेंटेंस में अगर आपको कभी भी विल शैल लिखा मिलेगा तो गलत है। उस सेंटेंस में अगर कोई बच्चा निगेटिव वर्ड लिखा मिलेगा तब भी उसको हम लोग गलत मानेंगे। अब सभी लोगों को जरा इधर देखना है। एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, अनलेस ही विल नॉट, अनलेस ही विल नॉट टेक केयर, अनलेस ही विल नॉट टेक केयर ऑफ हेल्थ, जब तक वह शरीर का ध्यान नहीं देता है या नहीं देगा, ठीक, क्या होगा? ही विल नॉट रिकवर, ही विल नॉट रिकवर। चलिए जल्दी से बताइए ये सेंटेंस सही है कि गलत है? जल्दी बताइए। रूल, नियम, फार्मूला सब वही पहले वाला, केवल आपको देखना क्या है। तो जल्दी आप बताओ गुरुजी। अनलेस आया, ठीक गुरुजी, अनलेस आएगा। अनलेस या अनटिल कुछ भी आ जाए, लेकिन यहां पे आया क्या है? अनलेस आया है। तो याद रखिएगा, अब जब भी हमको कभी मिलेगा अनलेस या तो क्या मिलेगा? अनटिल। क्या मिलेगा? अनटिल या अनलेस। तो अनलेस आएगा तो पहली बात तो निगेटिव वर्ड नहीं होगा, तो चलो ठीक है निगेटिव वर्ड को हटा दो। लेकिन दूसरी बात बच्चा आपका ये भी विल शैल नहीं लगेगा। तो क्या होगा? यानी जिस सेंटेंस में अनटिल या अनलेस आएगा वो सेंटेंस कभी भी फ्यूचर में नहीं, किस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो अफर्मेटिव में तो ही,
क्या कर दो, टेक्स कर दो, यानी नीचे सही से लिख लो, अनलेस ही टेक्स केयर ऑफ, क्या, ऑफ हेल्थ कर लो, क्या, ऑफ हेल्थ कर लो। अगर यहाँ ऑफ हिज हेल्थ है तो हिज हेल्थ होता तब भी कोई बात नहीं, आगे का सेंटेंस उसी तरह से आपको उतार देना है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो आपका क्या हो जाएगा, कंडीशनल वर्ब सिंपल प्रेजेंट में हो जाएगा, और कंडीशनल वाली क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में हो जाएगी, और मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर में हो जाएगी। अगर किसी भी सेंटेंस में अनटिल या अनलेस आएगा तो मेरे बच्चे आपको याद रखना है, उस सेंटेंस में ना तो विल शैल लगेगा, ना तो कोई निगेटिव वर्ड लगेगा। उम्मीद है कि ये बात आपके समझ में पूरी तरह से आई होगी। चलिए, क्या ये बात आपके समझ में पूरी तरह से आ गई है? अगली बात हम लोग करने वाले हैं, आगे चलिए। यानी कहने का मतलब अगला जो रूल है, अगला रूल बच्चा ये कह रहा है कि कभी भी कंडीशनल सेंटेंस में, सेंटेंस कैसा हो, कंडीशनल, और कंडीशनल बोले तो वो कंडीशन शो करेगा। यानी कंडीशनल सेंटेंस में विल हो या शैल हो, कंडीशनल सेंटेंस में विल या शैल के बाद बेटा देखो, मीनिंग और हिंदी दोनों चीज़ें बहुत कायदे से देखते चलना, क्योंकि मैं बोल सही रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा ये मार्कर से लिखने में गड़बड़ हो जाता, हमसे पता नहीं क्यों। देखो, विल एकदम सिंपल से मीनिंग है, लेकिन ये भी आई लिखा ही नहीं था मैंने। यानी विल या शैल के बाद क्या, व्हेन का यूज क्या होगा, नहीं होगा। यानी कंडीशनल सेंटेंस में विल या शैल के बाद व्हेन का यूज नहीं होगा। बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल जैसे आप लिखिए, एक एक रूल को समझते चलिए, लिखते चलिए। इसका एग्जाम्पल, देयर विल बी रस एट द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म when आगे द ट्रेन, when the train will arrive। आप बताइए सही है कि गलत है? जल्दी सभी बच्चे बताएंगे ये सेंटेंस सही है कि गलत है। गुरुजी ये गलत है। गलत क्यों है? गुरुजी ये हमें मिल गया व्हेन, और व्हेन के बाद अगर कभी भी व्हेन आ जाए, क्या, व्हेन के बाद अगर कभी भी, बेटा सुनो, अगर कभी भी आपको व्हेन मिले प्लस सब्जेक्ट मिले प्लस क्या मिले, विल या शैल मिले, तो क्या है, अगर उसके बाद निगेटिव वर्ड आ गया तो गलत माना जाएगा। लेकिन अगर कभी भी आपको व्हेन मिले, उसके बाद सब्जेक्ट मिले, उसके बाद गुरुजी विल या शैल मिले, उसके तुरंत बाद आपको मेन वर्ब मिलेगी, तो क्या मानोगे, सही मानोगे। गुरुजी यहाँ देखो, व्हेन हो गया, व्हेन, सब्जेक्ट ट्रेन हो गया, ट्रेन नहीं गुरुजी, द ट्रेन कर लो जरा, ठीक है। यानी क्या हो गया, सब्जेक्ट द ट्रेन हो गया। विल या शैल यानी ट्रेन के साथ क्या लगाओगे, विल लगाओगे, गुरुजी विल मिल गया। उसके बाद अगर नॉट आएगा तो क्या मानेंगे, गलत मानेंगे। यानी कहने का मतलब हमने यहाँ पे नॉट नहीं लगाया था, यहाँ नॉट लगाना है। ये सेंटेंस यानी व्हेन द ट्रेन विल नॉट अराइव, तो ये सेंटेंस हमारा हो गया गलत। इसको सही करने के लिए हमें करना क्या है, अब बताओ। व्हेन आया कि नहीं, व्हेन के बाद सब्जेक्ट आएगा, यानी इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रख लेना है। ये नॉट में पहले लिखने के लिए भूल गया था, ये नॉट मैंने अब लगा दिया। अब बताओ, इस सेंटेंस को सही करके सभी बच्चे दिखाएंगे। सभी लोग बताओ भैया, इस सेंटेंस का क्या होगा। इस वाले स्ट्रक्चर पे देख के पूरी की पूरी बातें आपको करनी है, तो बताओ जरा ये क्या होगा जल्दी से। अब एक बात तो बिल्कुल तय है कि ये वाला जब एक बार फ्यूचर में आ गया तो दोनों फ्यूचर में नहीं होंगे। जब फ्यूचर में दो काम
एक के बाद एक हो तो पहले काम को सिंपल प्रेजेंट यानी जो कार्य पहले होगा उसको सिंपल प्रेजेंट में रखोगे, लेकिन जो काम बाद में होगा उसको कहाँ रखोगे? तो गुरुजी उसको रखेंगे हम तो सिंपल फ्यूचर में। कहाँ? सिंपल फ्यूचर में। तो गुरुजी आप बताओ जरा, ये काम आपका क्या हो रहा है? ये काम बाद में हो रहा है। क्या हो रहा? बाद में हो रहा। ये काम कब हो रहा? पहले हो रहा। कब हो रहा? पहले हो रहा। तो जल्दी बताओ सही क्या कर दिया जाए? कुछ नहीं गुरुजी, अब इसको सही करने के लिए हम लोग ये कर देंगे, द ट्रेन विल को काटो, नॉट तो रहेगा ही नहीं, तो द ट्रेन सिंगुलर है तो अराइव नहीं, क्या हो जाएगा? अराइव्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अराइव्स हो जाएगा। जल्दी से बताइए क्या ये बात सभी के समझ में आई कि नहीं आई? सभी लोग जल्दी से बताएं। तो याद रखिएगा, कंडीशनल सेंटेंस में व्हेन के बाद सब्जेक्ट आया हो, उसके बाद अगर विल शैल आया है तो कभी भी नॉट का यूज नहीं किया जाएगा। किसका यूज? नॉट का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक, आगे देखो, आगे सभी लोग, यार जाहिर सी बात है समझ में क्या नहीं आया? पहले भीड़ इकट्ठा होगी कि पहले ट्रेन जाएगी? पहले भीड़ इकट्ठा होगी कि पहले ट्रेन जाएगी? हमको तुम ये बताओ। ठीक, आगे देखो, अगला एक आपका रूल आगे है, बहुत कीमती रूल है, और वो रूल ये है कि आपका एक इफ हो गया, पूरे का नोट पॉइंट है, एज सून एज हो गया, एज सून एज हो गया, उसके बाद आपका एज सून एज हो गया, प्रोवाइडेड हो गया, प्रोवाइडेड हो गया, उसके बाद बिफोर हो गया, बिफोर हो गया, उसके बाद आपका आफ्टर हो गया, उसके बाद बेटा आपका अनटिल हो गया। क्या? आपका अनटिल हो गया, उसके बाद आपका अनलेस हो गया। ठीक, अनलेस हो गया, उसके बाद व्हेन हो गया। क्या? व्हेन हो गया, व्हेन, उसके बाद क्या हो गया? लास्ट हो गया। क्या? लास्ट हो गया। इनके तुरंत बाद सब्जेक्ट, इनके तुरंत बाद सब्जेक्ट प्लस विल या तो काहे का, शैल का यूज नहीं किया जाएगा। चलो, अभी तक तो हमने अनटिल या अनलेस प्लस सब्जेक्ट प्लस विल शैल के बाद ये बात की कि नॉट का यूज नहीं होगा, ना तो विल शैल। यार अभी हमने देखा था, बताओ, अनटिल हो गया या हमने पढ़ा था अनलेस, हमने दो पढ़ा था कि ये आएंगे तो सेंटेंस में कभी भी क्या नहीं लगेगा? यार कभी भी उस सेंटेंस में ना तो विल शैल लगेगा और ना तो वो सेंटेंस कभी भी कहाँ होना चाहिए? निगेटिव में होना चाहिए। ठीक, और अभी हमने स्ट्रक्चर भी लिखा था कि ऐसे आपको अगर कभी भी व्हेन दे दिया जाए, सब्जेक्ट दे दिया जाए, विल या शैल दे दिया जाए, उसके बाद काहे का यूज, नॉट का यूज नहीं होगा। तो यार नॉट का यूज नहीं होगा, तुमको लगा कि इसका यूज होगा, इसका यूज भी नहीं होगा, क्योंकि ये बात तो पहले बता दिए कि जिस सेंटेंस में आपको क्या क्या मिल जाए। अब यहाँ पे देख लो व्हेन मिला कि नहीं, तो जिस सेंटेंस में भैया व्हेन मिल जाए, अनलेस मिल जाए, अनटिल मिल जाए, इनमें से कोई भी, तो उस सेंटेंस के तुरंत बाद सब्जेक्ट, विल, शैल और नॉट, इन दोनों का यूज नहीं होगा। तो इसका मतलब कि जिस सेंटेंस में इनमें से कोई आएगा वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई दिक्कत किसी को? चलिए, अगर कोई दिक्कत है तो आगे बताइए, नहीं तो इसका एग्जाम्पल। चलिए एक एग्जाम्पल सभी लोग जरा नोट करिए। सभी लोग लिखा है, इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स यदि वर्षा होती है, रेन्स कॉमा द स्कूल, द स्कूल्स रिमेन, द स्कूल्स रिमेन क्लोज्ड। जल्दी बताइए सेंटेंस सही है कि गलत है? अगर वर्षा होती है तो स्कूल क्या होंगे? बंद रहेंगे। अगर बारिश होती है या बरसात होती है तो स्कूल क्या? बंद रहते हैं। बताओ सेंटेंस सही है कि गलत है? जल्दी से मुझे बताइए, सभी लोग छाप दीजिए। तो मेरे बच्चे ये सेंटेंस आप बताएंगे कि यस सर ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है, क्योंकि इफ आ गया, इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट, तो गुरुजी कोई बात नहीं, इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट आया, उसके बाद
अब देखो हमारा फ्यूचर तो आया नहीं है, लेकिन फ्यूचर नहीं आया तो ये गलत नहीं है, ठीक है, ये गलत नहीं है। इसकी बात अब हम आगे करेंगे, ठीक। आगे चलिए सभी लोग नोट करिए। अगला एक रूल आपके सामने है। अगला सभी बच्चे एक रूल ध्यान देंगे। अगला रूल सभी लोग चलिए नोट करिए। अगला लिखा है, अगर सेंटेंस, अगर वाक्य संभावना का हो, अगर वाक्य बेटा संभावना का हो, वाक्य में बात काहे की संभावना की गई हो, यानी अगर वाक्य में संभावना, वाक्य में संभावना की बात की गई हो, अगर वाक्य में संभावना की बात की गई हो तो विल या शैल, विल या शैल के बदले, विल या शैल के बदले किसका यूज किया जाता है, विल या शैल के बदले मे या माइट का यूज किया जाता है। किसका यूज, मे या माइट का यूज। बात समझ में आ गई। यानी कहने का मतलब है कि अगर सेंटेंस में संभावना की बात करी जाए, सेंटेंस आपको पढ़ना है और सेंटेंस पढ़ने पर मेरे बच्चे आपको लगे कि ये तो संभावना की बात करता है, तो बिल्कुल आपको अपने दिमाग में इस बात को रखे रहना है कि अगर वाक्य संभावना की बात करेगा तो उसमें अगर विल शैल आया है तो गलत है। विल शैल को काट के या तो मे लगेगा या तो क्या लगेगा, माइट लगेगा। अब बेटा विल कहाँ लगाओगे, वो सॉरी मे कहाँ लगाओगे, माइट कब लगाओगे, मैं तुरंत बता रहा हूं। लेकिन इतना याद रखो कि अगर किसी भी सेंटेंस में संभावना की बात करें, संभावना जैसे कह दिया जाए वर्षा हो सकती है, पापा दिल्ली से आ सकते हैं, पापा का फोन आ सकता है, यानी कभी भी संभावना, कोई ऐसा वाक्य बोलो जो संभावना की बात करे, तो संभावना वाले वाक्य में अगर कभी भी विल शैल का यूज किया गया है तो गलत है। उस विल शैल के बदले में या माइट का यूज किया जाएगा। जरा सभी बच्चे एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा गया है, क्या है एग्जाम्पल है, इफ द फॉग डज नॉट क्लियर, इफ द फॉग डज नॉट क्लियर, यदि कोहरा साफ नहीं होता है, द प्लेन विल गेट लेट, द प्लेन will get लेट। यदि कोहरा साफ नहीं होता है तो ट्रेन लेट हो जाएगी, लेट हो जाएगी नहीं। यदि कोहरा नहीं साफ होता है तो ट्रेन लेट हो सकती है। तो संभावना के लिए क्या, में, क्या लगाओगे, में लगाओगे। में और माइट में बेटा अंतर क्या होता है, एक होता है में, एक होता है माइट। बेटा याद रखिएगा दोनों का यूज संभावना के लिए, किसके लिए, दोनों का यूज संभावना के लिए। अगर गुरुजी संभावना दो तरीके की, एक होता है दूर की संभावना, एक होता है पास की संभावना। तो जब दूर की संभावना की बात करोगे तो माइट लगाओगे और जब नज़दीकी संभावना की बात करोगे तो में लगाओगे। अब यार अगर कोहरा नहीं छटेगा तो प्लेन लेट हो जाएगी, तो जाहिर सी बात अगर कोहरा नहीं छटता है तो प्लेन लेट हो जाएगी, तो यहाँ माइट नहीं लगाओगे। अब आपको लगेगा गुरुजी जब दोनों का संभावना के लिए, मान लो कोहरा ना छटने की बहुत दूर तक संभावना हो, बेटा कोई इतनी बड़ी संभावना नहीं, कोहरा अगर है तो बहुत ज़्यादा रहेगा तो एक आध दिन रहेगा, 24 घंटा नहीं छटेगा, 36 घंटा नहीं छटेगा, लेकिन आने वाले 1-2 दिन में मौसम साफ हो जाएगा। या कोहरा आपका 2 घंटे 4 घंटे में, जब आप सुबह 4 बजे उठते हो तो कोहरा आपने देखा खूब पड़ा, लेकिन 8 बजे तक वो पूरी तरह से साफ हो जाता है। तो कोई इतनी दूर की संभावना थोड़ो कि कोहरा साफ हो सकता है कि नहीं हो सकता। जब नज़दीकी संभावना का सेंस निकले तो में लगा दो, लेकिन जब माइट लगाओगे तो बहुत दूर की संभावना की बात करेगा, तो फिलहाल यहाँ में लगाओ या माइट, लेकिन वास्तविक रूप से यहाँ में ज़्यादा सही बैठेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बताओ। तो याद रखिएगा
अगर एक एक रूल को लेते चलो यार, लिखते चलो, इसीलिए मैं ऑफलाइन की तरीके से बिल्कुल देखो एक बेहतरीन नोट्स मैंने बनाया सबसे पहले आपके लिए, और नोट्स बनाने के बाद कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैसे पूछे जाएंगे, उसी बातों को मैं आपके सामने लिखवाए दे रहा हूं। चलिए आगे सभी लोगों को नोट करना है। आगे एक सेंटेंस, अब अगर आपको बात करी जाए परमिशन की, काहे की, परमिशन की, अगर बेटा परमिशन की बात करी जाए, यार संभावना की बात करेगा तो विल शैल को काट के क्या करोगे, मे या माइट करोगे। अगर बात परमिशन की करी जाए और उस सेंटेंस में आपको क्या मिल जाए, विल या शैल मिल जाए, क्या विल या शैल मिल जाए, तो उसके स्थान पर भी किसका यूज करोगे आप, तो उसके स्थान पर भी गुरुजी काहे का, मे का यूज, क्योंकि मे का यूज परमिशन देने के लिए भी किया जाता है। बात समझ में आ गई। जैसे एग्जाम्पल लिखिए इसका, इफ यू फिनिश योर वर्क, यदि तुम अपना काम खत्म कर लेते हो, यू विल गो होम, तुम अपने घर जाओगे या जा सकते हो। अब इसका तुम सेंस समझ लो कि यदि तुम अपना काम खत्म कर लेते हो, यू विल गो होम, तुम अपने घर जाओगे। यार ये तो एकदम बेकार सेंस निकल रहा है। ये हो सकता है कि इफ यू विल फिनिश योर वर्क, यदि तुम अपना काम समाप्त कर लेते हो तो तुम घर जा सकते हो। तो जा सकते हो तो क्या, विल नहीं, क्या लगाओगे, में लगाओगे, क्या लगाओगे, में लगाओगे। सकता है, सकती है कि लास्ट में या तो कैन लगेगा या तो में लगेगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो गुरुजी याद रखना, अगर कभी भी संभावना की बात करें तब भी में या माइट लगेगा, लेकिन अगर परमिशन की बात करेगा तो विल या शैल की जगह भी क्या लगेगा, गुरुजी में लगेगा। एक एक कॉन्सेप्ट बताइए क्या समझ में आ रहा कि नहीं। पहले मुझे सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताएं कि क्या कंडीशनल सेंटेंस की क्लास पूरी तरह से आपके समझ में आ रही कि नहीं। पूरी तरह से मैं इसीलिए कॉन्सेप्ट तो बताता ही हूँ, रूल के साथ साथ मैं आपको सेंटेंस भी बेटा देते चल रहा हूँ, ताकि आप पूरी तरह से अगर कभी भी नहीं पढ़े हो तब भी इसको पूरी तरह से नस्ते नाबूद कर दो। चलिए मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या मेरी बातें आप लोगों तक समझ में आ रही। पहले आप मेरी क्लास के साथ बने रहो, बाकी जाते जाते मैं अभी एक बार जोरदार सब कुछ रटवा दूंगा। और रटना क्या है यार, गुरुजी जिस सेंटेंस में अनटिल या अनलेस आएगा उस सेंटेंस में कभी भी ना तो विल शैल लगेगा ना तो कभी कोई निगेटिव वर्ड आएगा। गुरुजी अगर परमिशन की बात करेगा तो विल शैल के स्थान पर में लगाना है। गुरुजी अगर संभावना की बात करेगा तो विल शैल लगा होगा तो उसको काट के विल शैल नहीं, वहां में या माइट लगाएंगे। गुरुजी संभावना दो तरीके की, एक नजदीक की संभावना, एक दूर की संभावना। जब संभावना नजदीक की लग रही हो तो में का यूज किया जाता है, और जब संभावना दूर की लगती हो तो माइट का यूज किया जाता है। ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, तो गुरुजी दो भाग होते हैं, एक होता है इफ क्लॉज, एक होता है मेन क्लॉज। जब इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में होगा तो मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर में होगा। क्या दिक्कत है यार इसमें। ठीक, आगे चलो। जब फ्यूचर में एक के साथ एक के बाद एक काम होगा तो याद रखिएगा, और दूसरे काम का होना पहले पर डिपेंड करे तो पहले काम को सिंपल प्रेजेंट में, दूसरे काम को सिंपल फ्यूचर में रखोगे। आगे चलिए, क्या नहीं आपको समझ में आ रहा है। अगर उपदेश की बात करी जाए, अगला रूल है, अगर उपदेश या काहे की सलाह बोले तो क्या, एडवाइस, या तो क्या सजेशन, क्या सजेशन। यानी अगर उपदेश या सलाह, एडवाइस या सजेशन की बात करेगा तब भी गुरुजी विल या शैल के जगह पे हमें क्या लगाना है, हमें लगाना है शुड या तो मस्ट। आप सुनो, एक होता है शुड, एक होता है मस्ट। शुड और क्या, मस्ट, दोनों का मतलब चाहिए। लेकिन ये शुड लगाओगे जैसे कह दिया जाए तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें अपने मम्मी पापा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। करना तो चाहिए, लेकिन कोई आपके ऊपर बंधेज पाबंदी नहीं कि नहीं आपको करने चाहिए। लेकिन जैसे कह दिया जाए कि आपको जरूरी काम कह दिया जाए कि यदि आप बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक,
आपको आराम नहीं हो रहा तो कोई आपसे कह रहा है कि भैया अब आपको तो डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, नहीं तो आप सही नहीं हो पाओगे। तो कहने का मतलब जब पूरी तरह से दो तरह के, अगर जैसे कह दिया जाए यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने मम्मी पापा का कहना मानना चाहिए, ये भी सही। लेकिन कह दिया जाए यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने मम्मी पापा का कहना मानना चाहिए। जब शुड लगाओगे तो कहना मानना चाहिए, तुम्हारी मर्जी है मानो या ना मानो। लेकिन अगर मस्ट लग गया तो फिर तुमको मानना ही मानना चाहिए। तो अगर कहीं पर गए किसी ऑफिस में, आप बोल रहे हो शुड या मस्ट की बात कर रहे हो, तो बेटा शुड या मस्ट दोनों का यूज सेम है। अगर शुड लगाओगे तो जरूरी तो है लेकिन उतना जरूरी नहीं है, लेकिन मस्ट लगाओगे तो बिल्कुल 100% जरूरी है, 101%। अगर संभावना की बात करेगा तो चाहे कहो मे या चाहे कहो माइट, पापा मे कम फ्रॉम दिल्ली, पापा माइट कम फ्रॉम दिल्ली, दोनों सही है। लेकिन जब आप हमसे कहोगे गुरुजी कि पापा मे कम फ्रॉम दिल्ली, तो हम समझ जाएंगे कि पापा दिल्ली से आ सकते हैं, ये नज़दीक की संभावना है। लेकिन तुम कहोगे सर जी पापा माइट कम फ्रॉम दिल्ली, तो हम समझ जाएंगे कि बहुत दूर की संभावना, आए कि ना आए कौनो भरोसा नहीं है। तो बताओ समझ में ये बातें पूरी तरह से आप लोगों की आई कि नहीं आई? जल्दी से बताइए। अभी तो हम लोग प्रेजेंटे वाले टाइम में चल रहे हैं, एक एक बात आपको बताते चल रहे हैं। आगे चलिए, अब सभी लोगों को ध्यान ये देना है कि हेडिंग डालिए इफ क्लॉज इन पास्ट टाइम। अब हम लोग बात करेंगे, अभी तक हमने देखा कि जब हमारी इफ क्लॉज अगर कौने में होगी, प्रेजेंट में हो, वो मेन क्लॉज अगर फ्यूचर में होगी तो इफ क्लॉज काहे में प्रेजेंट में, या इफ क्लॉज अगर हमारी प्रेजेंट में है तो मेन क्लॉज काहे में सिंपल फ्यूचर में। लेकिन अगर इफ क्लॉज आपकी, इफ क्लॉज इन पास्ट टेंस, अगर आपकी इफ क्लॉज गुरुजी पास्ट टेंस में है तब क्या करोगे, मेन क्लॉज को कैसे ले चलोगे? तो इसका एग्जाम्पल लिखिए, यानी वो एग्जाम्पल नहीं गुरुजी, पहले तो आप फार्मूला लेते चलिए। जैसे इफ क्लॉज आपकी काहे में है गुरुजी, कहूँ नहीं, इफ क्लॉज हमारी है सिंपल पास्ट, बोले तो पास्ट इंडेफिनिट में। तो याद रखिएगा जो आपकी मेन क्लॉज होगी वो आपकी काहे में होगी, तो गुरुजी वो होगी सब्जेक्ट के तुरंत बाद वुड लगाना है। और भाई देखो, अगर ये प्रेजेंट में इफ होता तो क्या लगाते थे, विल। अगर ये इफ पास्ट में है तो फिर पास्ट में यहाँ विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है। भाई प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का क्या होता है, पास्ट टाइम। प्रेजेंट टाइम का पास्ट क्या, सिंपल प्रेजेंट का पास्ट सिंपल पास्ट होता है। उसी तरह से विल का पास्ट क्या होता है, वुड। तो जब ये पास्ट तो यहू तो पास्ट, वुड प्लस मेन वर्ब की कैसी, फर्स्ट फॉर्म। इसको आपको रख लेना है याद। यानी अगर आपका इफ, अगर आपका इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट आएगा तो आपको क्या करना है, मेन क्लॉज आपको काहे में रखना है, सिंपल फ्यूचर। बताओ क्या नहीं समझ में आया? अब समझ में आ गया होगा कि गुरुजी एक स्ट्रक्चर ये है। अगर इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में आएगी तो मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर। अगर इफ क्लॉज सिंपल पास्ट में आएगी तो मेन क्लॉज क्या, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में आएगी। चलिए, तो ये बात तो हम मिटा देते हैं। ऊपर वाला स्ट्रक्चर लिखा है और उसका आपको सेंटेंस लिखना है। चलिए सेंटेंस आप ऊपर वाले का लिखिए। इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी I would lend it, I would lend it to you। यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें दे सकता था या मैं तुम्हें दे देता। चलो बताओ क्या सही है कि गलत है? गुरुजी इफ आया, हैड आ गया। देखो ये का चाहे आप पास्ट में रख दिया जाए, पास्ट इंडेफिनिट में, चाहे तो क्या। अब देखो एक आपने सुना होगा, कुछ जने कहें गुरुजी ये तो हेल्पिंग वर्ब। यार ये हेल्पिंग वर्ब क्या, अब ये एक होता हैव, हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड। ये पास्ट की सेंस दे रहा है, ये पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब नहीं है। एक होता है आई हैव अ कार, आई हैव मनी, उसी तरह से आई हैड मनी। यानी अगर आई हैव मनी
तो प्रेजेंट की बात करता है कि मेरे पास पैसा है। लेकिन कह दिया जाए आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता, तो सेंटेंस के लास्ट में था, थी या कोई भी लेटर अगर अकेला आ जाए तो क्या होगा, वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो ये पास्ट इंडेफिनिट में है। नहीं कुछ लोग कहा गुरुजी ऊपर तो आपने सिंपल पास्ट लिखा, नीचे हैड, ये तो पास्ट परफेक्ट हो गया। बेटा आई हैव मनी तो प्रेजेंट हो जाएगा, आई हैड मनी तो पास्ट। ये हैव जो है, ये हैड जो है, ये क्या है, ये हैव का सेकंड फॉर्म होता है हैड। चलो इसको सही करके बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ, ये सही करके बताओ या ये सही है। यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें उधार दे देता। अब जरा बताओ, ये बिल्कुल सही है यार। अब बताओ, इफ आया सिम, उसके बाद भाई सब्जेक्ट आएगा यानी सिंपल पास्ट की बात, तो आई हैव मनी सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। आई हैड मनी सिंपल पास्ट, ये सही है। कॉमा लगाओ, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वुड हो गया, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी जो कुछ बचा वो सब का सब अदर वर्ड, उससे कोई मतलब नहीं है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ बेटा, क्या यहाँ तक की बात सबके समझ में आ गई? जल्दी से मुझे कमेंट करके आप सबसे मुझे जवाब चाहिए। केवल आप लोग मेरी बातों को सुनते चलिए, कोई भी ऐसी बात नहीं बचेगी कि जो आप ना कर पाओ। लेकिन यह है कि क्लास थोड़ी सी आपको हो सकता है कि लेंदी महसूस हो रही हो, लेकिन लेंदी महसूस होने का कारण यह है बेटा कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप उस क्वेश्चन को पेपर में देखोगे, 100% मिलेगा, आप करके आओगे। मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा कि अभी जाने के बाद भूल जाओ और उसके बाद उससे पेपर में 1 नंबर का ना कर पाओ या पेपर में ना मिले। ऐसी कोई भी बात आपके सामने नहीं आएगी। अगला सेंटेंस आपको देखना है। चलिए, अरे यार फिर वही बात, हैड का यूज सर जी कैसे किया गया? अरे बच्चा देखो, एक लिख दिया जाए जैसे आई हैव मनी, यानी मेरे पास पैसा या पैसे हैं, मेरे पास पैसा है या मेरे पास पैसे हैं। लेकिन अगर कह दिया जाए मेरे पास, कह दिया जाए यदि मेरे पास पैसे होते। अब यार बताओ, सेंटेंस के लास्ट में था, थी या कौनो लेटर अकेला मिले तो वह हिंदी में पास्ट इंडेफिनिट होई कि ना होई? जल्दी हमको जवाब दो। अब यार ये जब पास्ट इंडेफिनिट पहचान लिए हो तो जाहिर सी बात है, अब ये पूरी तरह से अफर्मेटिव है, तो इफ की अंग्रेजी, यदि की अंग्रेजी इफ लिखो, सब्जेक्ट आई लिखो। अब यार बताओ वर्ब लगाओगे कि नहीं? अरे यार पास के लिए हैव का मतलब होता है पास, हैव का क्या होता है? पास। हैव होता है प्रेजेंट फॉर्म और इसका पास्ट फॉर्म होता है क्या? हैड। ये है आपकी फर्स्ट फॉर्म, ये है सेकंड फॉर्म। तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में बेटा सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या लगता है? सेकंड फॉर्म, यानी हैड मनी। तो इसका मतलब हो जाएगा यदि मेरे पास पैसे होते। तो ये जो लगा है ये पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब नहीं है, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब ये होती तो हैड के तुरंत बाद मेन वर्ब। अगर कभी भी हैड के तुरंत बाद आएगा कोई नाउन तो समझ जाओ कि ये काम काहे का कर रहा है? ये काम कर रहा है किसका? सिंपल पास्ट का। काहे का? सिंपल पास्ट का। काहे का? सिंपल पास्ट का। लेकिन अगर इसी हैड के तुरंत बाद क्या दे दिया जाए? इसी हैड के तुरंत बाद अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती तब इसको हेल्पिंग वर्ब मानते। तो कहा हैड के बाद यहाँ कोई मेन वर्ब आई है, नाउन आएगा, और हैड के बाद नाउन आएगा तो इसको क्या मानोगे? बोलो जल्दी, इसको आप क्या मानोगे भाई? फिर इसको सेकंड फॉर्म मानोगे, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन अगर हैड के तुरंत बाद कोई वर्ब दे दी जाती, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसको पास्ट परफेक्ट मानते। आप समझ में आया? अगर कोई डाउट है तो आप तुरंत बताओ, लेकिन मुंह बना के आपको वो काम नहीं करना है कि चले जाओ ऐसे आए हो जैसे के तैसे। अगला चलो सभी लोग लिखो, अगली हेडिंग डालो, इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट। इफ, अभी मैं लास्ट में सबके इकट्ठे स्ट्रक्चर लिखा देंगे। इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट टेंस, इफ क्लॉज जब पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा तब आपको क्या करना है? दिख रहा कि नहीं सबको? चलिए बताइए। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, क्या करोगे अगर इफ क्लॉज आपकी
तो आपको याद रखना इसका भी एक पहले आप स्ट्रक्चर नोट करिए। क्या नोट करना है आपको? एक बेटा स्ट्रक्चर इसका नोट करना है। स्ट्रक्चर जरा देखिए क्या है यानी इफ प्लस पास्ट परफेक्ट है तो कुछ देखने नहीं है, यानी इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ये आएगा तो मेन क्लॉज आपको काहे में रखना है? तो याद रखिएगा मेन क्लॉज सब्जेक्ट प्लस वुड। अब वुड के साथ क्या? वुड नहीं, वुड हैव प्लस क्या करोगे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये है। जल्दी से बताइए कि क्या ये स्ट्रक्चर आप लोगों के पूरी तरह समझ में आया? सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएं। याद रखिएगा मेरे बच्चे आप एक बात को, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको कभी भी अगर मॉडल वर्ब आएगी तो मॉडल वर्ब हमेशा, मॉडल वर्ब भी आपकी प्रेजेंट और पास्ट दोनों में रहती है। तो अगर कभी भी कोई मॉडल वर्ब अगर अकेली आई है तो उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगा। लेकिन बेटा अगर किसी भी मॉडल वर्ब के साथ हैव लगा है तो उसको भी हम लोग पास्ट मानेंगे, और वो भी कौन सा? जब भी जैसे देखो वुड हैव लगा है तो अब इस कंडीशन में वुड हैव के साथ हम लोग क्या? हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यानी अगर अकेला शुड मिलेगा तो शुड के साथ क्या लगाओगे? मेन वर्ब की गुरुजी फर्स्ट फॉर्म। लेकिन मान लो कि तुमको मिल जाए शुड हैव, तो शुड हैव के साथ अब क्या लगाओगे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? अच्छा तो कमेंट करके बताओ। अगर गुरुजी एक हमारा होता है विल हैव, विल हैव, अब बताओ विल को मॉडल वर्ब भी माना जाता, फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब भी। बताओ विल हैव के साथ अगर लगा दिया जाए मान लो फर्स्ट फॉर्म तो क्या मानोगे? गलत की सही? इसको बताओ। उसके नीचे बताओ अगर गुरुजी वुड हैव के तुरंत बाद अगर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दिया जाए तब क्या मानोगे? एक बताओ गुरुजी अगर आपका हो गया वुड हैव और वुड हैव के तुरंत बाद अगर लगा दिया जाए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब क्या मानोगे? गुरुजी ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, क्योंकि विल हैव आ गया मॉडल वर्ब के साथ हैव तो फर्स्ट फॉर्म नहीं, क्या लगाओगे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर वुड हैव के साथ क्या? वुड के साथ है यानी वुड हैव आया तो सेकंड फॉर्म नहीं गुरुजी, कैसी? थर्ड फॉर्म। अगर वुड हैव आया तो फर्स्ट फॉर्म नहीं गुरुजी, कैसी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। बताओ क्या ये बातें समझ में आ गई? इस तरह की बातों को बच्चा यार एकदम दिमाग में रखे रहो कि चाहे जब भी अगर रात के अंधेरे पूछ लिया जाए तब भी तुम तुरंत नींद में ये बातें सही बोलो। एकदम जो बातें दुनिया के लिए कठिन लगे उनको तुम नींद में सही सही बोलो, तब समझो कि हाँ तुम सही दिशा में चल रहे हो। अब चलिए अगला सेंटेंस इसका लिखिए, इस स्ट्रक्चर पे लिखिए, ये जल्दी से लिखिए, बहुत लास्ट है क्लास अब लगभग। लिखिए इफ आई हैड सीन हिम, इफ आई हैड सीन हिम, सीन हिम, कॉमा आई वुड हैव, आई वुड हैव स्टॉप माई कार। जल्दी बताओ ये सेंटेंस सही है कि गलत है? इफ आ गया, ठीक, इफ के बाद सब्जेक्ट आया, हैड आया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, उसके बाद ये हो गया पूरा, ऑब्जेक्ट वगैरह की बात नहीं यार अब कुछ भी। अगले सेंटेंस पे चलो, नए सब्जेक्ट पे। नया सब्जेक्ट मिला कॉमा के उस पार, वुड हैव मिला, ठीक गुरुजी वुड हैव मिला, उसके बाद मेन वर्ब की फॉर्म कैसी? थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। लगा कैसा है? कैसी लगी है? फर्स्ट फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म ये लगी है इसलिए गलत। स्टॉप नहीं गुरुजी, क्या हो जाएगा? स्टॉप्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टॉप्ड हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा? स्टॉप्ड हो जाएगा। तो यार स्टॉप्ड कर लो, ये सही हो जाएगा। बताओ समझ में आई बात कि नहीं आई सबके? आप सभी को एक बार इधर देखो, अभी आपको वो देखना है जो बेटा कल्पना वाली बात होती है
कि यदि मैं प्रधानाचार्य होता तो स्कूल में ये व्यवस्था कर देता, यदि मैं मुख्यमंत्री होता तो गरीबों को और भूखे मार देता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो गांव के लोगों को भीख मंगवा देता। ठीक इस तरह की जो कुछ बातें होती है, जैसे तुम कल्पना बैठे बैठे किया करते हो। कुछ लोग होते हैं, कहीं अगर हम बन जाते भैया देश के प्रधानमंत्री तो एक बार तो गुंडों को हम कचर कचर के मारते। ठीक, अब पता नहीं तुम कब बनोगे तो कब कचर के मारोगे, तुम खुद कचर के मारे दिन जा रहे हो। ठीक, हाँ, बैठे रहते। कहीं भैया अगर होता बढ़िया चाय पकौड़ी तो ऐसा बढ़िया खा के सोते, कब तुमको देखो चाय पकौड़ी मिलेगी, कब तुम खाओगे। ठंडी का मौसम चल रहा, अब कुछ लोग बैठे बैठे दाल चावल आगे रखा वो का नहीं खा पा रहे हैं। भैया होते अगर बढ़िया पनीर की सब्जी और पूड़ी होती तो इतना कदर खाते आज हम। अब तुम सोचो, केवल कुछ नहीं, तुम केवल क्या वही इमेजिन करो, सोचो, कल्पना करो कि ये होता वो होता, कुछ करो ना। भगवान अगर हमारा एयरफोर्स का पेपर निकल जाता तो हम पूरे गांव में अपनी होल्डिंगें लगवा लेते अपने नाम की। अब देखो कब तुम्हारा निकरी तरह की पढ़ाई में तो कब तुम्हारा होल्डिंग लगी। उसके लिए करो पहले, कल्पना बाद में करो, पहले प्रेजेंट में जी जान तो झोंको, और जब जी जान झोंकोगे तो कल्पना नहीं करना पड़ेगा। वो सब कुछ तुम्हारा बिल्कुल अनरियल नहीं रहेगा, फिर तुम्हारा खुदे सब कुछ रियल सामने आ जाएगा। चलिए, अगर तुम्हारा पहला स्ट्रक्चर देखो, अगर इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में होगा, काहे में, अगर तुम्हारा इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में होगा, काहे में, सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में होगा तो मेन क्लॉज काहे में होगी, कमेंट में छापो। तो मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर में। अगर इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में तो मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर, पहला स्ट्रक्चर। दूसरा, अगर इफ क्लॉज काहे में, सिंपल पास्ट में। अगर इफ क्लॉज सिंपल पास्ट में तो मेन क्लॉज काहे में होगी, मेन क्लॉज होगी आपकी सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। बताओ दूसरकवा समझ में आया। और रही बात तीसरकवा, अगर इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा तो मेन क्लॉज काहे में होगी, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव, वुड प्लस हैव नहीं, वुड हैव एक में लिखो, प्लस मेन वर्ब की कैसी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जल्दी से बताओ क्या ये बातें समझ में आई। ये बेटा 3 के 3 स्ट्रक्चर लिख लेना, और ये आपके जीवन में तीनों स्ट्रक्चर इतने इम्पॉर्टेंट हैं, इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि इनके बारे में कुछ कहा नहीं जाएगा अब मुझसे। ठीक है, अगर कभी भी कमेंट में मुझे जल्दी जल्दी से छाप दो। अगर कभी भी बेटा इफ वाला हिस्सा, इफ वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में होगा तो अगला वाला सिंपल फ्यूचर में, काहे में, सिंपल फ्यूचर में। ठीक है, अगर इफ वाला सिंपल पास्ट में होगा तो आगे वाला वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अगर इफ वाला पास्ट परफेक्ट यानी हैड में होगा तो ये वाला वुड हैव प्लस कौनी फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, कौनी फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में। बताओ क्या यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है। जल्दी मेरे सभी बच्चे एक बार बताएं, एक सेंटेंस यहां तक की बात किसी को दिक्कत। अच्छा, इसको मैं लिखा रहने देता हूं, आपको सेंटेंस दे रहा हूं, जल्दी प्रैक्टिस करिए जल्दी जल्दी से। इधर देखिए एक सेंटेंस आपके सामने है, इफ यू आर वेटिंग, इफ यू आर वेटिंग फॉर मी, इफ यू आर वेटिंग फॉर मी नहीं लिखो, फॉर द बस, क्योंकि मेरा इंतजार तुमने बहुत किया। फॉर द बस कॉमा लगाओ, यू शुड बेटर टेक अ टैक्सी, यू शुड बेटर, यू शुड बेटर टेक अ टैक्सी, टेक अ टैक्सी। यानी यू आर, इफ यू आर वेटिंग द बस, यदि तुम बस का वेट कर रहे हो तो इससे अच्छा है कि तुमको क्या पकड़ लेना चाहिए, तुमको टैक्सी ले लेना चाहिए, टैक्सी पकड़ लेना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे आर प्लस ING फॉर्म, मेरे बच्चे जब भी इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट की बात करी जाए
तो इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट का मतलब ये है कि अगर इफ क्लॉज प्रेजेंट के कौनों में हो सकती है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, यानी इफ क्लॉज आपका किसी में भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहां इज एम आर प्लस आई एन जी फॉर्म ये काहे में, इफ क्लॉज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई कि नहीं आई, तो बिल्कुल। अब इधर वाला आपको सिंपल फ्यूचर में रखना है, तो बेटा देखो ये सिंपल फ्यूचर एक होता विल शैल, और शैल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वो शैल का क्या होता है, शुड होता है। तो ये हमारी क्या है, ये बात पूरी तरह से सही है। तो हमको देखना केवल इस हिस्से को है कि जब भी अगर इफ वाला सेंटेंस या तो प्रेजेंट के चारों में होगा तब सही माना जाएगा, या तो पास्ट इंडेफिनिट हो तब सही माना जाएगा, या पास्ट परफेक्ट हो तब सही माना जाएगा। अगर इफ क्लॉज प्रेजेंट वो फ्यूचर इंडेफिनिट गलत, इफ क्लॉज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस गलत, इफ क्लॉज फ्यूचर परफेक्ट गलत, इफ क्लॉज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस गलत, इफ क्लॉज पास्ट कॉन्टिन्यूअस गलत, इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस गलत। यानी सही कब, चारों प्रेजेंट के, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट। बताओ क्या यहां तक में कोई दिक्कत किसी को? एक सेंटेंस और दे दूं, हैज हैव वाला। जैसे बेटा एक सेंटेंस दे दिया जाए, इफ यू हैव बॉट, इफ यू हैव बॉट टिकट्स, टिकट्स कॉमा लगा दो, आगे लिखा है दे, क्या दे, आगे क्या दे had surely, they had surely go to see the movie। जल्दी बताओ ये गलत है कि सही है, जल्दी मुझे कमेंट में बताइए ये सही है कि गलत है। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, इनको न समझ इतना नादा, लहरों ने बगावत कर दी है। हम मौसमा परवाने हैं, मरने का हमको खौफ कहाँ, ऐ तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। इधर देखो इफ आया, इफ के बाद इफ वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट सही, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सही, प्रेजेंट परफेक्ट आया गुरु तब वो सही। लेकिन जब भी इफ अगर प्रेजेंट में आएगा तो अगला वाला काहे में, सिंपल फ्यूचर में। और गुरुजी देखो दे हैड नहीं, यहां पे क्या करोगे, दे हैड नहीं, क्या करो दे विल, दे विल क्या करोगे, दे विल करोगे। सैल क्यों नहीं करोगे, क्योंकि सैल आई वी के साथ लगता, बाकी सबके साथ विल, तो दे के साथ क्या लगाओगे, विल। तो हो गया। जल्दी बताओ क्या कंडीशनल सेंटेंस की बात यहां तक की समझ में आ गई? इफ क्लॉज अगर प्रेजेंट में है तो मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर, अगर इफ क्लॉज पास्ट में है तो मेन क्लॉज काहे में, मेन क्लॉज जल्दी बोलो, अरे यार वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। लेकिन अगर इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में है तो मेन क्लॉज गुरुजी वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी इफ क्लॉज सिंपल पास्ट तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन वुड अगर इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर इफ प्रेजेंट में है, प्रेजेंट के कौनों में, तो मेन क्लॉज किसमें, सिंपल प्रेजेंट नहीं, सिंपल फ्यूचर। अगर इफ क्लॉज पास्ट में है, सिंपल पास्ट में वो भी, तो मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर नहीं, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में तो मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर नहीं, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप जरा बताओ मुझे कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं? तो जब एक काम का होना दूसरे काम पर निर्भर करे तो सेंटेंस कैसा कंडीशनल होता है। कंडीशनल सेंटेंस के कितने भाग, दो भाग, एक इफ क्लॉज, एक मेन क्लॉज। जिस सेंटेंस में इफ मिलेगा उसको इफ क्लॉज, जो बिना इफ के आएगा उसको मेन क्लॉज बोलेंगे। इफ क्लॉज कितने टेंस में, तीन टेंस में, या तो प्रेजेंट में, या तो पास्ट इंडेफिनिट में, या तो पास्ट परफेक्ट में। जिस सेंटेंस में अनटिल या अनलेस आएगा तो उसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अनटिल या अनलेस अपने आप में खुद एक निगेटिव वर्ड है।
तो जिस सेंटेंस में अनटिल या अनलेस आएगा ना उस सेंटेंस में कभी विल शैल आएगा, ना तो कोई निगेटिव वर्ड आएगा। जिस सेंटेंस में व्हेन मिलेगा उसमें कभी भी आपको सब्जेक्ट के बाद विल और शैल, क्या विल शैल और क्या नॉट, ये कुछ नहीं लगेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? चलिए ये बातें अगर आपको समझ में आ गई तो आप हेडिंग डालो, क्या कुछ होते हैं काल्पनिक वाक्य। कैसे वाक्य? एक होता है अदर टाइप्स ऑफ कंडीशनल, अदर टाइप्स ऑफ कंडीशनल। एक होता 3 टाइप के तो वो है ये हैं, एक और होता है जौन सबसे अलग टाइप का कंडीशनल है। तो जरा देखो, काल्पनिक पद जिसको बोलते हो, काल्पनिक पद यानी किसी भी चीज के बारे में सोच रहे हो। मैंने बताया अभी कई एग्जाम्पल कि मान लो बैठे बैठे लेटे लेटे सोच रहे हो कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो देश की जनता को भूखे मार देता। तो तुम कब बनोगे, कब हम लोग भूखे मरेंगे? कहीं ना आप लोग अरे भैया हम जनता में तो आएंगे। आगे चलो, अगर कभी भी काल्पनिक पद की बात करें तो इफ आएगा। इफ का यूज अगर कल्पना करने के सेंस में तो सब्जेक्ट चाहे जौन, सब के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वुड, उसके बाद मेन वर्ब की कैसी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ये गुरुजी वही स्ट्रक्चर है जो एनडीए के एग्जाम के 2 दिन पहले बताया गया था, और दूसरे दिन गुरुजी सेम यही सेंटेंस आपका आ गया था, और उसमें लिखा था कि यदि मैं करोड़पति होता तो लोगों की गरीबी दूर करता। ये सेंटेंस पूछा गया था एनडीए के एग्जाम में, एरर वाले में। तो चलिए इसी तरह का आया था, तो इसीलिए कब कौन सा सेंटेंस टकरा जाए आपको छोड़ना नहीं है। दे दिया जाए इफ आई वाज आ बर्ड, इफ आई वाज आ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। जल्दी से बताइए, सभी शेर जवाब दें, सही है कि गलत है? गुरुजी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब भी अगर कल्पना की बात करी जाएगी तो इफ क्लॉज में सब्जेक्ट चाहे जैसा हो हमेशा लगाएंगे क्या, वर लगाएंगे हर तरह के सब्जेक्ट के साथ। चाहे यहां सी कर दोगे तब भी वर, आई करो तब भी वर, वी करो तब भी वर, ही करो तब भी वर। यानी अगर इफ वाले क्लॉज को, इफ का यूज या इफ क्लॉज का यूज कल्पना के सेंस में किया गया हो, इमेजिनरी के सेंस में किया गया हो, तो मेरे बच्चे याद रखिएगा सब्जेक्ट चाहे जैसा हो सबके साथ लगाओगे वर। अब गुरुजी इधर वर लगा है और इधर तभी देखो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगी। क्यों? क्योंकि वर्ब किसकी हेल्पिंग वर्ब है? तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस आखिरकार है तो पास्ट का, और पास्ट वाले के साथ वर्ब कैसी, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से कमेंट में छापो कि क्या किसी भी कंडीशनल सेंटेंस में कोई दिक्कत है तो छाप दो कमेंट में एक बार जोर लगा के कि अगर कंडीशनल सेंटेंस में बात काहे की करी जाएगी, परमिशन की, और विल शैल अगर परमिशन के सेंस में लगा है तो विल शैल को क्या करोगे, तो गुरुजी में लगाएंगे विल शैल को काट के। अगर उपदेश यानी सजेशन या सलाह की बात करेगा तो कंडीशनल में विल शैल आएगा तो गलत मानोगे गुरुजी, उस विल शैल की जगह क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, उस विल शैल की जगह या तो शुड या तो मस्ट लगाओगे। अगर कंडीशनल सेंटेंस में संभावना की बात करी जाए और उस सेंटेंस में आपको विल शैल दिया गया हो तो गलत है, उसमें क्या करोगे, मे या माइट करोगे। इधर देख लो सभी लोग, अगर संभावना की बात तो आपको क्या करना है, मे या माइट। अब आपको पता है दीज आर 2 टाइप्स ऑफ संभावना, एक नजदीक एक दूर। संभावना बेटा नजदीक की तो मैं और माइट बोलो तो दूर की, पूरी बातें बता चुके हैं। परमिशन, अरे यार हिंदी में काहे हम लिख रहे हैं,
परमिशन की बात करेगा तो क्या लगाओगे, जल्दी बोलो। केवल में। और सजेशन या एडवाइस की बात करेगा तब क्या लगाओगे, शुड या मस्ट में से कोई भी एक लगाओगे। शुड लगाओ या मस्ट लगाओ, कोई मतलब नहीं, दोनों में से कोई भी। अगर अनलेस या अनटिल आएगा तो निगेटिव वर्ड आएगा तो गलत, यानी कोई भी नॉट जैसे कोई निगेटिव वर्ड आएगा तो गलत। अनटिल या अनलेस वाले में विल शैल आएगा तो गलत। ठीक। एक आपका होता है व्हेन। व्हेन के बाद कभी भी सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट आएगा तो क्या, गलत। और ये इतना पूरा हटा दिया जाएगा। कभी भी व्हेन के बाद व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस विल शैल नॉट तो हटा के क्या कर दिया जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दिया जाएगा। बताइए क्या ये बातें आपके समझ में आ गई। तो मेरे बच्चे, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कंडीशनल सेंटेंस लगभग 1.5 घंटे की क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। और ये कंडीशनल सेंटेंस इतना बेटा इंपॉर्टेंट है कि डिफेंस या नहीं, दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे और चाहे जो भी एग्जाम हो, मैं ऑल टोटल सब की मैं बात करता हूँ। याद रखिएगा, ओवरऑल किसी भी एग्जाम में आप बैठ के देखो या किसी भी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट उठा के देखो, सब में बेटा कंडीशनल इतना कीमती चीज है ना कि कंडीशनल के आपके 2 क्वेश्चन एकदम श्योर होते हैं। कितने, 2। और अगर ये आपको अब की बार एयरफोर्स देना है यानी अग्निवीर, क्या अग्निवीर अगर देना है, क्या देना है, अग्निवीर, तो बेटा याद रखिएगा, आज मैं देखो यार लिखने में बहुत भूल रहा हूँ। ठीक। अगर आपको अग्निवीर देना है तो 2 क्वेश्चन 2 नंबर, लेकिन बेटा अगर आपको एनडीए देना है तो आपको पता है कि क्या, 2 क्वेश्चन 8 नंबर। बात समझ में आ गई। तो इन बातों को बिल्कुल आपको हल्के में नहीं रखना है। ये सब वो चैप्टर्स है जहाँ से पेपर में बातें बिल्कुल 100% पूछी जाती हैं। तो एक बार सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या आज की बात, आज की मैराथन ये पूरी आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई। जल्दी से कमेंट करके बताइए। जिन साथियों ने अभी तक सेशन को लाइक शेयर नहीं किया है वो सभी एक बार शेयर करें, लाइक करें, सभी साथियों में इस क्लास को फैला दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंडीशनल सेंटेंस के बारे में जान सकें। और लाइक करिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। पूरी तरह से देखो, हमने जो 70 दिन का टारगेट, 75 दिन का टारगेट रखा था, तो अब भाई दिनों दिन टाइम कम पड़ रहा, रोज रोज हम 75 दिन तो चिल्लाएंगे नहीं, करीब काफ़ी दिन कम पड़ चुके, करीब अब हमारे पास 70 दिन का समय बचा है। अब ये जब अगर हम लगातार पढ़ाते तो कंडीशनल सेंटेंस 3 दिन की क्लासों में चलता, लेकिन आज हमने इस स्पेशल संडे में इसको ला के पटक दिया, पूरी को गंभीरता से कायदे से एक ही क्लास में पूरी देख लिया। क्योंकि इकट्ठा पढ़ने का मतलब है इसमें आप कंफ्यूज नहीं होगे। अगर आपने पूरी क्लास को अच्छे से देखा है तो अब आपके मन में कोई डाउट नहीं बचा होगा। इसी तरह से अब हमारी अगली क्लास जो हम लोग शुरू करेंगे कल से क्लास, वो हमारी कल की क्लास पूरी तरह से बेटा वर्ब को समर्पित होगी। किसको, वर्ब को। वर्ब पहले बेसिक बात करेंगे, जीरंड, इन्फिनिटिव पार्टिसिपल, यानी वर्ब नॉन फाइनाइट आपने सुना होगा, फाइनाइट, ठीक है, इन्फिनिटिव पार्टिसिपल और जीरंड, तो इन पे मैं बात करूंगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन 1-2 नंबर के जरूर आते हैं। तो बिल्कुल अब उन मुद्दों पे सबसे पहले बात जहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल पक्का, तो हम लोगों ने वॉइस पढ़ा, नरेशन पढ़ा, टेंस पढ़ा। टेंस में हम लोगों ने बेटा पढ़ लिया है कंडीशनल, यानी हम लोग 4 चैप्टर कंप्लीट। टेंस के लास्ट के 3 बचे हैं, एक फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। ये फ्यूचर के 3 बचे हैं जिनमें कोई एडवांस बात नहीं, वही स्ट्रक्चर की बातें हैं, वो आप सब हमें पता है कि आपको आती है, आप समझ गए हैं। तो चलिए आज की बात को यहीं तक रखते हैं, बाकी की बात बेटा करेंगे अगली क्लासों में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू क्लास।